गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपका स्वागत करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने बेहद इंपॉर्टेंट एक और सब टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। याद कीजिए बच्चों, किडनी के फंक्शन का मतलब है नेफ्रॉन का फंक्शन, और नेफ्रॉन का फंक्शन होता है बच्चों ब्लड को फिल्टर करना, और जिस रेट से वो ब्लड को फिल्टर करता है बच्चों उसे नाम दिया था हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जीएफआर, गुच्छीय निस्यंदन दर। अब समझिए बच्चों, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है यानी कि जीएफआर को रेगुलेट करना है, और जीएफआर को रेगुलेट करने के तीन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे बच्चों। एक हमने बात की थी रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ एडीएच या फिर उसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है। एक बच्चों हमने एएनएफ की मदद से जो हार्ट से रिलीज होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, उसकी मदद से हमने जीएफआर के रेगुलेशन को समझा था। और एक बेटा किडनी का जो खुद का मैकेनिज्म होता है, जो किडनी का ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, दैट इज रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। याद कीजिए बच्चों, जो रेनिन होता है विद अ सिंगल एन, वो जो है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में जो एफरेंट एट्रियोल की वॉल के अंदर, एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल सेल होते हैं जीजी सेल, वहां से बच्चों जो है रेनिन रिलीज होता है। और रेनिन जब रिलीज होता है बच्चों वो रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। तो बेटा एक चीज समझिए, इस चैप्टर से आपको पता है मेन एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन आना है, या तो वो क्वेश्चन बच्चों अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल से हो सकता है, या फिर बच्चों वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हो सकता है कि कौन कौन से जानवर में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकते हैं, या फिर बच्चों वो जो है मेनली मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन से हो सकता है। जैसे आपको पता है बच्चों नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया था बच्चों, आपने देखा होगा हैंडमेड फिगर्स उन्होंने वहां पर लिखे थे, और वो जो क्वेश्चन है बच्चों हमारी पिछली क्लास और पिछली से पिछली क्लास से एग्जैक्टली कवर होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपको बेटा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके तहत याद कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही बनता है बच्चों कि अगर लूप ऑफ हेनले को रिमूव कर दिया जाए तो याद कीजिए बच्चों दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिल्ट्रेट है यानी जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं वो डाइल्यूट हो जाएगा। और बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो बेटा ये वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको समझाया था बच्चों हीमोडायलिसिस। याद कीजिए हीमोडायलिसिस जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि जो यूरेमिक पेशेंट्स होते हैं, बेटा व्हाट इज यूरेमिया मैं आपको समझा चुका था। अगर किसी के अंदर बच्चों अगर किडनी फेलियर कंडीशन चल रही है बच्चों, अगर किसी के अंदर जो है रीनल फेलियर कंडीशन चल रही है, या फिर हम कह सकते हैं किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही यानी बच्चों माल फंक्शनिंग चल रही है, तो देखिए अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, वो ब्लड को प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो ब्लड के अंदर जो है बच्चों यूरिया जो है वो एक्सेस के अंदर जो है इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों एक चीज समझिए, नॉर्मली ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है, पर अगर ब्लड में बेटा यूरिया एक्सेस में हो जाता है तब उसको जो है एक डिसऑर्डर कहा जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा यूरेमिया। तो गलती मत करना, यूरेमिया का मतलब बच्चों ब्लड के अंदर यूरिया का होना नहीं होता है। यूरेमिया का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन द ब्लड। तो मैंने यहां लिखा है बच्चों व्हाट इज यूरेमिया, एक्सेस यूरिया इन द ब्लड। और ये कब देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू रीनल फेलियर, या फिर हम कह सकते हैं जब किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर रही हो। अब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, अगर कोई यूरेमिक पेशेंट है तो बेटा उसका जो टेम्पररी जो सॉल्यूशन है वो है बच्चों हीमोडायलिसिस। याद कीजिए बेटा हीमोडायलिसिस जो है वो परमानेंट इलाज तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जो है किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और हीमोडायलिजिंग जो हमारी यूनिट है उससे हम उसको प्योरीफाई करके वापस से लौटा रहे हैं। पर बेटा हीमोडायलिसिस में उस पेशेंट की किडनी को आपने थोड़ी ना सही किया है। तो बेटा याद कीजिए हीमोडायलिसिस तो जो है वो किडनी फेलियर का बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, अगर आप रीनल फेलियर का
अगर आप अल्टीमेट सॉल्यूशन चाहते हो, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, तो हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करनी चाहिए। बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द अल्टीमेट करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेटा अगर किसी के अंदर वृक्क फेलियर देखने को मिल रहा है तो जो किडनी होती है उसका जो ट्रांसप्लांटेशन है बच्चों, यानी कि वृक्क प्रत्यारोपण जो है वो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब बेटा एनसीईआरटी जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ बातें लिखती हैं, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर किसी पेशेंट को किडनी चाहिए बच्चों तो समझें वो तो रिसिपिएंट हो जाएगा, और जिससे वो किडनी लेगा उसे हम डोनर कह देंगे, उसे हम दाता कह देंगे। अब बच्चों एनसीईआरटी कभी कभी कॉमेडी कर देती है। आप सोचिए ना, अगर किसी की किडनी खराब है तो अगर वो किसी डोनर से किडनी लेगा बच्चों तो फंक्शनिंग किडनी ही तो लेगा। अरे बेटा नॉन फंक्शनिंग किडनी क्यों लेंगे? उस पेशेंट की किडनी पहले ही खराब है तो बेटा खराब किडनी की उसको दुकान थोड़ी ना खोलनी है। तो एनसीईआरटी बेटा कभी कभी कॉमेडी करती है। एनसीईआरटी लिखती है ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर। पर एक चीज आपको पता है बच्चों कि डोनर जो है कोशिश करें वो प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। बेटा ये जो कंसेप्ट है हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों अगर क्लोज रिलेटिव होगा तो वो जो हमारा रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम के द्वारा, और स्पेशली बच्चों उसके अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा उस आने वाले ग्राफ्ट के रिजेक्शन की जो चांसेस है बच्चों वो कम हो जाती है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। और ये बताने की जरूरत नहीं है, एक डोनर से जो है बच्चों कोशिश करें कि वो प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव होना चाहिए ताकि उसके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए, और डोनर से एक फंक्शनिंग किडनी ली जाती है। फिर एनसीईआरटी ये भी लिखती है बच्चों, वैसे तो बच्चों जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बच्चों आज के टाइम पर जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स आ चुके हैं उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को भी बहुत ही आसान बना दिया है। उसके सक्सेस की जो रेट है वो इन मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स की वजह से काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो मैंने एनसीईआरटी का बेटा पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको समझा दिया है। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। फिर एनसीईआरटी ने बच्चों यहां पर एक और डिसऑर्डर लिखा है जिसे हम कह सकते हैं रीनल कैलकुलाई। बेटा रीनल शब्द का मतलब तो होता है किडनी और कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन। तो बेटा क्या होता है, कभी कभी किडनी के अंदर बेटा समझें जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, सिट्रेट हो सकते हैं। बेटा ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके इनसॉल्युबल जो हैं क्रिस्टल्स जो हैं बच्चों वो किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है बच्चों किडनी स्टोन्स। आम भाषा में बच्चों उसको जो है पथरी कहा जाता है। वैसे मैं आपको समझा दूं बच्चों, जब पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होता है याद कीजिए तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा तो किडनी में बेटा ज्यादा छन जाता है, और वही कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के बच्चों इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स की फॉर्म में किडनी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। उसी को कहा जाता है बच्चों किडनी स्टोन्स कहा जाता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये भी कंप्लीट हो गया। फिर बेटा आपकी एनसीईआरटी ने एक और डिसऑर्डर लिखा है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वैसे नाम से पता चल रहा है आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और याद कीजिए बेटा नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट होते हैं ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। तो देखिए बेटा नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस बीमारी को कहा जाता है बच्चों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बच्चों इसी के साथ जो है सक्सेसफुली हमारा ये जो चैप्टर बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी से एक बार देख लें बच्चों कि सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो हम छोटी रखना चाह रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो नया चैप्टर है बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वो हम जो हैं 25 से जो हैं बच्चों 25 तारीख से जो हैं वो चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो आज की जो क्लास है बच्चों हम बहुत ही छोटी रखने वाले हैं, पर मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं बच्चों। एक बार आप एनसीईआरटी से जो हैं सारे पेजेस को एक बार आप पलट कर देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए हमने एक एक कंसेप्ट को जो बच्चों क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो एक बार हम एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं बच्चों। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए बच्चों आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एक बार बस बच्चों हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं, आप चेक कीजिए। लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात करूं बच्चों, आप चेक कीजिए पेज नंबर 205। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है आज पढ़ने के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं है, बस पिछली क्लास का ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया था बच्चों, तो इसको आज हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा डिस्कस कर लिया है। तो एक बार आप जल्दी से चेक कर लीजिए बच्चों। पेज नंबर 205 जो है बच्चों उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको समझा चुका था, उसमें एक्सक्रीशन की परिभाषा लिखी हुई है, इत्मीनान से देख लीजिए बच्चों। उसमें बेटा फिर जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के बारे में लिखा हुआ है, वो भी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए बच्चों।
बच्चों आज की क्लास में ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है बच्चों, हम आज की क्लास को जो है जल्दी बच्चों यहां पर कंप्लीट कर देंगे। फिर आप बच्चों पेज नंबर 206 देखिए, वहां पर ऊपर बच्चों सभी ऑर्गेनिजम्स के जो हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में लिखा हुआ है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एक बार आप चेक कर लीजिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम चेक कर रहे हैं बच्चों। आप चेक कर लीजिए पेज नंबर 206 पर ऊपर जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों, उसमें जो है सभी एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं। तो याद रखना बच्चों, जैसे कि एनलिडा के अंदर, अर्थफॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट, कॉकरोच के अंदर बेटा मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं, गलती ना हो जाए बच्चों, हम मालपिजन कॉर्पसल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो याद कीजिए बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को कहा जाता है। तो टेस्ट में भी ध्यान से पढ़िएगा, मालपिजन ट्यूब्यूल जो है वो अलग चीज है, वो इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और जो मालपिजन कॉर्पसल बेटा वो जो है बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को कहा जाता है। फिर देखिए हेडिंग लिखा हुआ बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उस वाले पोर्शन को आप चेक कीजिए, वहां पर किडनी के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एक शब्द हमने डिस्कस किया बच्चों। आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है बच्चों। आज हमें बस थोड़ा सा पढ़ना था, हमने पढ़ लिया है। एक बार हम एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं, कुछ करेक्शंस अगर होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिर हम लेक्चर को बच्चों आज टर्मिनेट करेंगे, फिर 25 तारीख को फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बच्चों आप पेज नंबर 207 देख रहे हैं, पेज नंबर 207 देखिए आप, उसमें ऊपर देखिए किडनी के बारे में जो है नेफ्रॉन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। याद कीजिए हमने डिस्कस किया था, नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल, वो बातें वहां लिखी हुई हैं बच्चों। एक बच्चे का डाउट आ रहा है रोटिफर किसे कहते हैं, बेटा जो एस्केलमेंथिस होते हैं ना, जो राउंड वर्म, उसी का एक ग्रुप होता है जिसको रोटिफर कहा जाता है, जिनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडी आपको देखने को मिलते हैं। बेटा ये वाला जो फिगर लिखा हुआ है, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर आप देख पा रहे हैं, हिंदी के एनसीईआरटी में इसमें करेक्शन है बच्चों। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जो डिसेंडिंग है उसे अवरोही कहते हैं, और असेंडिंग को बच्चों आरोही कहते हैं। पर हिंदी के एनसीईआरटी में इस फिगर में बच्चों उल्टा लिखा हुआ है, तो वो चीज भी एक बार आप चेक कर लेंगे। पेज नंबर 208 देखिए बच्चों, वहां पर नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 208 पर बच्चों हेडिंग लिखा हुआ है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन बटू वहां पर देखिए, वो जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। याद कीजिए उसमें 3 लेयर्स होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वो भी लिखा हुआ बच्चों कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है पर मिनट किडनी में फिल्टर होने जाता है, जो कि बेटा कार्डिक आउटपुट का रफली 1/5 है, वो यहां लिखा हुआ है। यहां पर ये भी लिखा हुआ बच्चों, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसको जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। पेज नंबर 209 देखिए बच्चों, 209, वहां वो सारी कैलकुलेशन भी लिखी हुई है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, तो पर डे के हिसाब से अगर देखेंगे बच्चों तो 180 लीटर्स पर डे हो जाएगा। फिर लिखा हुआ बच्चों फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल, मैं आपको बता चुका था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों, वैसे मैं आपको बता चुका था, एक बार फिर से बता देता हूं, समझिए। ये मान लेते हैं बेटा पीसीटी है, और ये मान लेते हैं बेटा डीसीटी है। बच्चे लिख रहे हैं कि सर एनसीईआरटी का जो करेक्शन है एक बार वो रिवाइज करवा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, पीसीटी और डीसीटी की बात करें, याद कीजिए ऊपर के जो एरो हैं बेटा वो तो रीएब्जॉर्प्शन को बताते हैं, और नीचे के जो एरो हैं बेटा वो ट्यूबुलर सिक्रीशन को बताते हैं। अब पहले मैं आपको एनसीईआरटी के जो हैं, एनसीईआरटी के फिगर को बताता हूं बच्चों। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला फिगर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी में जो करेक्शन है वो समझा रहा हूं। एनसीईआरटी का जो ये वाला फिगर बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या करेक्शन हमें याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी ने बेटा पहली बात तो नीचे वाले एरो यानी सिक्रीशन बच्चों, एनसीईआरटी ने पीसीटी के अंदर 2 सिक्रीशन दिखा रखे हैं, H+ और अमोनिया, और डीसीटी के अंदर बेटा 2 चीजों का सिक्रीशन दिखा रखा है, H+ और K+। ये एनसीईआरटी का फिगर है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी के फिगर को देखेंगे तो पीसीटी के अंदर 2 चीजों का सिक्रीशन दिखा रखा है बेटा, आप देखिए यहां पर 2 चीजों का सिक्रीशन है, H+ और अमोनिया, और डीसीटी के अंदर 2 का है, H+ और K+। अब समझिए एनसीईआरटी के फिगर को देखकर तो लगता है बहुत इत्मीनान से बच्चों, एनसीईआरटी के फिगर को देखकर लग रहा है कि डीसीटी में सिर्फ H+ और K+ का सिक्रीशन होता है, पर नहीं बच्चों,
आगे थ्योरी में लिखा हुआ है कि डीसीटी में अमोनिया का सिक्रेशन भी होता है, तो उस फिगर में यहां एक और एरो ऐड हो जाएगा बेटा, अमोनिया। तो डीसीटी में बेटा यहां पर अमोनिया भी आपको ऐड कर लेना चाहिए। अब समझे बेटा, पीसीटी के अंदर जो डायग्राम में लिखा हुआ है ना कि H प्लस और अमोनिया का सिक्रेशन होता है, यही होता है बच्चों, हमें यही याद रखना है। अब अगर आपके पास बच्चों अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी है, अगर आपके पास बच्चों पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इससे भी पुरानी एनसीईआरटी अगर है, तो बेटा डायग्राम में तो सेम है कि पीसीटी में H प्लस अमोनिया, पर वहां थ्योरी में लिखा हुआ है, पीसीटी में लिखा हुआ है बेटा थ्योरी में कि पीसीटी के अंदर सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का एंड अमोनिया का। बेटा अगर आपके पास लेटेस्ट से पहले वाली एनसीईआरटी है तो उसमें थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि पीसीटी के अंदर सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का। तो देखिए यहां थ्योरी को पढ़कर हमने अमोनिया का एरो लगा लिया, तो यहां थ्योरी को पढ़कर आपको पोटेशियम का एरो नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी ना बेटा, लेटेस्ट एनसीईआरटी, उसमें थ्योरी में से पोटेशियम जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। मैंने आपको करेक्शन भी बता दिया बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा पीसीटी है उसके अंदर पोटेशियम का सिक्रेशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। इसके बाद हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म है बच्चों, वो हमने पूरा पढ़ लिया। फिर आप देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हेडिंग है, पूरा का पूरा मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। वहां लिखा हुआ है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, उसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। मिक्चुरेशन बेटा मैं आपको समझा चुका हूं, याद कीजिए। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मकसद था बस यूरिनरी ब्लैडर की डिट्रेसर मसल में तो कॉन्ट्रेक्शन और साइमल्टेनियसली जो इंटरनल इनवॉलेंट्री यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें रिलैक्सेशन करवाना। और याद कीजिए वहीं पर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो पूरा हो गया, पर याद कीजिए मिक्चुरेशन फाइनली तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल वॉलेंट्री यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो। और उसको रिलैक्स करवाना बेटा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलेंट्री सिग्नल आएगा तब वो पूरा होगा। तभी बेटा एनसीईआरटी के अंदर मिक्चुरेशन में लास्ट में तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, और पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मिक्चुरेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई वॉलेंट्री सिग्नल ना आ जाए, ऐसा कुछ। तो मिक्चुरेशन पूरा मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। और बेटा मिक्चुरेशन को लेकर जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है वह कंक्लूजन समझ लीजिए। अगर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से स्ट्रेच रिसेप्टर्स को निकाल दिया जाए, तो मैं आपको समझा चुका था देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों यहां लिखा हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दिन में 180 लीटर पर डे क्षमता है, पर याद कीजिए यूरिन निकलता कितना है, 1 से 1.5 लीटर। यूरिन बेटा जो है पेल येलो कलर का होता है यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। इसमें जो कुछ वर्ड आ रहे हैं ना बच्चों, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज यूरिन से जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और याद कीजिए डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ही फैट के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज बनती है बच्चों, और वही कीटोन बॉडीज यूरिन में आती हैं, उसे हम कहते हैं कीटोनूरिया। यहां पर एक बच्चे ने दो शब्द और लिखे हैं, एनूरिया और ओलिगोयूरिया। बेटा ए का मतलब होएगा एब्सेंट, अगर यूरिन का प्रोडक्शन बंद हो जाए उसे हम कहेंगे एनूरिया। ओलिगो मतलब होता है कम, अगर यूरिन का प्रोडक्शन नॉर्मल से कम होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। उम्मीद करता हूं ईशा आपके डाउट का आंसर मैंने दे दिया है। फिर देखिए बेटा ये वाला पैराग्राफ मैं आपको बता चुका था पहले लेक्चर में, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। मैंने आपको कहा था बच्चों कि लंग्स, लीवर और स्किन ये वो ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, पर ध्यान रखिए इनको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है, ऐसा कुछ। लास्ट में बेटा डिसऑर्डर्स लिखा हुआ है जिसमें हीमोडायलिसिस जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों एक एक स्टेटमेंट के साथ। और देखिए हीमोडायलिसिस में एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है ना, दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर देखिए बेटा उसके बाद जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाला पूरा पैराग्राफ है, एज इट इज मैंने आपको बता दिया बच्चों, एक एक शब्द बता दिया है। उसके बाद रीनल कैलकुलाई है, उसके बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है बच्चों। तो इसी के साथ जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है बच्चों।
बच्चों नीट 2025 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको पता है बच्चों ये आया था, ऐसे डायग्राम छप कर आए थे बच्चों हैंडमेड। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था एनसीईआरटी डीसीटी के लिए लिखती है बाई कार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी में बेटा डीसीटी के लिए लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता चुका था पीसीटी से भी बाई कार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। तो देखिए बेटा उसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन था। तो आप देखिए पीसीटी से बाई कार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। और देखिए बेटा पता है नीट का जो क्वेश्चन था ऐसा कुछ था ना बच्चों, यहां पर जो है इस तरह से पीसीटी बना हुआ था, डीसीटी बना हुआ था। बेटा नीट का क्वेश्चन था ना, जो नीट का क्वेश्चन था ऐसा आया था, आपको पता है हैंडमेड फिगर यहां पर बना हुआ था बेटा इस तरह से। डिस्कस कर तो लिया हमने, यहां पर इस तरह से H प्लस बना हुआ है, यहां पर इस तरह से बेटा अमोनिया बना हुआ है। और इस वाले ऑप्शन में देखें तो डीसीटी में यहां पर K प्लस लिखा हुआ है और यहां पर H प्लस लिखा हुआ है। तो हमने डिस्कस कर तो लिया बच्चों। देखिए पीसीटी के अंदर H प्लस और अमोनिया का सिक्रीशन, H प्लस और अमोनिया बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और डीसीटी में H प्लस और K प्लस का सिक्रीशन, H प्लस और K प्लस का है तो सही बच्चों, तो गलत थोड़ी ना ये, तो ये बिल्कुल सही है। और याद कीजिए दोनों से बेटा बाई कार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है ना, पीसीटी से भी होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डीसीटी से होता है पर पीसीटी से भी तो होता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो बेटा वो फोर्थ ऑप्शन है, नीट 2025 का क्वेश्चन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक बच्चा पूछ रहा है सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है। आदित्य, हमारी स्किन में जो तेल बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं, जो सीबम बनाती है, उन्हें सीबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सभी बच्चों के डाउट्स हम देखते हैं, आप परेशान ना होइए बच्चों। मैं आपके डाउट्स देख पा रहा हूं बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है यूरिया कहाँ बनता है, हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, लीवर के अंदर बनता है। तनवीर पूछ रहा है यूरिन का पैसेज जो होगा उसकी क्या सीक्वेंस है। तनवीर सोचो बेटा, नेफ्रॉन में बनता है, वहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से बेटा फिर डक्ट ऑफ बेलिनी, फिर वहां से रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, फिर हाइलम से होते हुए यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर यूरिन जो है वो फ्लो कर जाता है। बच्चे डेली हमें लिख रहे हैं कि सर हार्ड कॉपी कब मिलेगी मॉड्यूल की। बच्चों मॉड्यूल जो हैं ऑनलाइन बैचेस के बच्चों के लिए तैयार हो चुके हैं, दे आर रेडी टू बी डिस्पैच्ड। तो बहुत जल्द बच्चों डिस्पैच कर दिए जाएंगे, तो परेशान ना हो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन शब्दों में क्या अंतर है। बच्चों रटिए मत, थोड़ा सोचिए, मैं आपको समझाता हूं। अगर ग्लूकोज बनता है बच्चों उसे ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ग्लाइकोजन अगर टूटेगा बेटा तो ग्लूकोज बनेगा ना, तो ग्लूकोज जनरेट हो रहा है तो वो ग्लूकोजेनेसिस है। पर अभी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बना, और ग्लाइकोजन खुद एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। पर अगर ग्लूकोज किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है, किसी नए सोर्स से, तो उसे कहते हैं बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है उसे हम कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनेगा बेटा उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा माइनर टेस्ट है उसमें बैक पोर्शन क्या रहेगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इत्मीनान से सुन लीजिए। देखिए बेटा करंट पोर्शन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो रहेगा ही सही। नेक्स्ट वीक में बच्चों हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तो वो कहां तक हो जाएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। तो बैक पोर्शन के अंदर बच्चों जो हैं दो चैप्टर रहेंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो टेस्ट के सिलेबस को लेकर कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा।
बच्चों टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार क्लास में बता दूंगा तो एक साथ सब तक बात पहुंच जाएगी। तो सेवेंथ को जो आपका माइनर टेस्ट है बच्चों, उसमें मेरी तरफ से बैक पोर्शन के अंदर दो चैप्टर्स रहेंगे बच्चों। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं बच्चों। तो मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस बता दिया है, ये बैक पोर्शन हमारा रहेगा बच्चों। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमारा बैकलॉग रह गया है, क्या हम 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बच्चों, वो आपका कॉल है बच्चों। कोई टाइम पास नहीं करना चाहते बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर शुरू नहीं करना चाह रहे हैं, एक एक वर्ड हमने डिस्कस किया है बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है सर एएनएफ के बारे में बता दीजिए। वैसे हम बता चुका हूं बच्चों, रास मैकेनिज्म का एंटागोनिस्टिक होता है बच्चों एएनएफ। याद कीजिए, रास मैकेनिज्म जो है ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ाता है बेटा, तो एएनएफ जो है वो वैसो डायलेशन करता है बेटा, तो वो ब्लड प्रेशर को कम करेगा जिससे जीएफआर भी कम हो जाएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे? बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो बड़े चैप्टर्स हैं, बेहतरीन चैप्टर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मेरी सोच है, पहले हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, और जो बेटा याद करने वाला चैप्टर है एनिमल किंगडम, वो हम लास्ट में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो याद करने वाले चैप्टर हैं उनको भूलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो मेरी सोच ये है कि याद रखने वाले चैप्टर्स एग्जाम से जितना नज़दीक हों उतना बढ़िया है बच्चों, ताकि आप उनको भूलें उससे पहले आपका नीट का एग्जाम हो जाए बच्चों। बहुत पॉजिटिव सोच है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर सिलेक्शन के बाद क्या गिफ्ट मिलेगा? बेटा आपका जो सिलेक्शन है वही तो आपका गिफ्ट है ना। एक बच्चा पूछ रहा है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? याद कीजिए, चाहने वाला माइनस ना चाहने वाला बच्चों। जीएचपी माइनस सीओपी प्लस सीएचपी 10 to 25 mmHg। एक बच्चा पूछ रहा है जेजी सेल क्या होते हैं? याद करो बेटा, जेजी एपरेटस में जो एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में जो स्मूथ मसल सेल होते हैं उन्हीं को कहा जाता है बेटा जेजी सेल। वही तो रेनिन सिक्रीट करते हैं, और वही जो है बेटा एरिथ्रोपोइटिन भी सिक्रीट करते हैं। एक बच्चा लिख रहा है इवोल्यूशन बहुत हार्ड है, आपने अभी तक एमजे सर से नहीं पढ़ा है बच्चों। पूरी एंटायर जूलॉजी में मेरा जो पर्सनल फेवरेट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। तो आप निश्चिंत रहिए, पूरे टॉपिक का धागा खोल देंगे बच्चों। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर हमारे पास दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल रखे हुए हैं, जब तक आपके मॉड्यूल डिलीवर नहीं होते क्या हम उनसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चों। बात यहाँ पर इंस्टीट्यूट की नहीं है ना बच्चों, बात आपकी पढ़ाई की है। तो सिलेबस तो सेम है ना बच्चों, नॉलेज तो हर जगह सेम है। तो अगर आपके पास किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी रखा हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं बच्चों। पढ़ना है बस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ बच्चे लिख रहे हैं लव यू सर, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है बच्चों। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर नीट साल में 2 बार करवा दीजिए, ये सवाल ही गलत है। आपको ये लिखना चाहिए क्या सर नीट 2 बार होना चाहिए? आप मुझसे ये कह रहे हैं कि सर साल में नीट 2 बार करवा दीजिए, हम करवाने वाले नहीं है बच्चों। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पोडोसाइट किसे कहते हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं ना बच्चों, याद कीजिए। ये जो है इस तरह से बोमेन कैप्सूल की मान लेते हैं इनर वॉल है, यहाँ जो सिंपल स्क्वेमस सेल होते हैं इन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट बेटा। क्योंकि इन सेल से निकलते हैं ऐसे पैडी सेल, ये ऐसे सेल हैं जिनसे फुट निकल जाते हैं। और याद कीजिए, फुट का काम क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था बच्चों, इनका काम होता है ये ग्लोमेरुलस को ऐसे होल्ड करते हैं ताकि वो वहां से बाहर ना निकले। तो बोमेन्स कैप्सूल की इनर वॉल पर जो सिंपल स्क्वेमस सेल है ना बच्चों, उन्हीं को कहा जाता है पोडोसाइट्स। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर तीनों प्रेशर याद करने करने चाहिए बच्चों। जीएचपी 60 to 75 mmHg, बीसीओपी 30 to 32 mmHg। एक बच्चा लिख रहा है सर क्या अब हम जा सकते हैं? जा सकते हैं बच्चों, आप चॉइस आपकी है।
एक बच्चा लिख रहा है सर वो नीट में जो फ्रेटर्नल ट्विंस वाला सवाल आया था वो कहाँ से आया था? बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें वो वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, फ्रेटर्नल ट्विंस। एक बच्चा लिख रहा है कि सर मेरा दुख सुन लीजिए। बेटा हम वो टीचर्स नहीं है जो आपको रोने के लिए कंधा देंगे। हम वो टीचर्स हैं जो आपके दुख को खत्म करने में आपकी हेल्प करेंगे, और वो हम कर रहे हैं बच्चों, आपको बढ़िया पढ़ा कर। बस अब आप भी पढ़ लीजिए, आपका दुख अपने आप खत्म हो जाएगा बच्चों। तो वो दुख किसी को सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बच्चा लिख रहा है मिल्क सिक्रीशन के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन को सेलेक्ट करेंगे या प्रोलेक्टिन को? बेस्ट आंसर इस बच्चों प्रोलेक्टिन। पर चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंडोक्राइन में, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। रीजन समझिए बच्चों, क्योंकि मिल्क का सिक्रीशन प्रोलेक्टिन करवाएगा, पर कहाँ करवाएगा? मेमोरी ग्लैंड्स में, एल्वुलाई के अंदर। पर उन एल्वुलाई का डेवलपमेंट कौन करवाता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होगा बच्चों तो फिर एल्वुलाई नहीं बनेंगे ना, और अगर एल्वुलाई नहीं बनेंगे तो फिर प्रोलैक्टिन मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा कैसे? एक बच्चे लिख रहा है कि सर आप लंबे बाल क्यों रखते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है बच्चों मेरे पास। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है बच्चों वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इवन आफ्टर एनिमल किंगडम। एक बच्चा लिख रहा है सर इन्यूलिन क्या होता है? बेटा इन्यूलिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बच्चों, है ना। एक बच्चा लिख रहा है कि सर हम कल आपसे मिलने आएंगे। आप बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज एमजे टॉक्स में एमजे सर आपके लिए कोई मोटिवेशनल चीज लेकर नहीं आए हैं। मैं आपके लिए बस कुछ फैक्चुअल बात लेकर आया हूं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं बच्चों। अगर आप अपनी इस जर्नी में कहीं से भी अगर मोटिवेशन ढूंढना चाहेंगे ना बच्चों, तो आप डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। तो आज बच्चों सेल बायो की दुनिया से, जेनेटिक्स की दुनिया से एमजे सर जो हैं आपके लिए बस कुछ फैक्चुअल बातें लेकर आए हैं। शायद उन बातों से भी हम कैसे मोटिवेशन निकाल सकते हैं वो मैं आपको शायद समझा पाऊं बच्चों। मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारी बॉडी में जो एक सेल होता है बच्चों, बायोलॉजिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आपको पता है बच्चों एक सेल के अंदर जो है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है बच्चों। और उन सभी क्रोमोसोम्स के डीएनए को अगर बच्चों आप एंड टू एंड अगर आप टाई कर लेंगे, तो उनकी जो लेंथ निकल कर आती है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली जो है 2 मीटर निकल कर आती है। यानी बेटा एक सेल का जो पूरा डीएनए है उसकी अगर आप लेंथ को जोड़कर निकालेंगे तो बेटा वो 2 मीटर निकल कर आती है। और बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है ऐसे 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बच्चों। 37 ट्रिलियन सेल्स, ट्रिलियन आपको 100 में आता है बच्चों, 10⁻12। तो हमारी बॉडी में बेटा 37 जो है ट्रिलियन सेल्स हैं। अब आपने देखा बेटा एक सेल का जो डीएनए है वो 2 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो बेटा अगर हम 37 ट्रिलियन सेल्स के डीएनए का अगर देख लें बच्चों, तो टोटल जो डीएनए की लेंथ निकल कर आती है बच्चों, टोटल जो डीएनए की लेंथ है, यानी आपकी बॉडी में जो टोटल डीएनए ना बेटा, उसकी जो पूरी लेंथ निकल कर आती है बेटा, वो निकल कर आती है 67 बिलियन माइल्स। बेटा टोटल डीएनए की लेंथ आती है 67 बिलियन माइल्स। बेटा बिलियन का मतलब आपको पता है 10⁻9 की बात कर रहा हूं। और आपको पता है बच्चों अगर हम माइल की बात करें तो 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.609 किलोमीटर्स। कुछ फैक्चुअल बातें बच्चों
शायद इस फैक्चुअल बात से जो है कोई नॉलेज आपके सामने मैं शेयर कर पाऊं, हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएं बच्चों। कुछ बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आपने जेनेटिक्स में बच्चों एग्जैक्ट जो है आपको डीएनए की लेंथ सर ने कैलकुलेट करना बताया है 2.24 मीटर्स। यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है बच्चों। तो आपने देखा आपकी बॉडी में जो टोटल डीएनए बच्चों उसकी लेंथ निकल कर आती है बच्चों कितनी, 67 बिलियन माइल्स। अब एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है। दूर कहीं आसमान में आपको बेटा मैं सूरज की बात करूं, सूरज की बात करूं तो बेटा धरती से सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, जाहिर सी बात है बहुत दूर है बच्चों। धरती से अगर हम सूरज के डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो ये आता है लगभग 93 मिलियन माइल्स अप्रोक्सीमेटली। बेटा धरती से सूरज का जो डिस्टेंस है वो है 93 मिलियन माइल्स और आपके डीएनए की लेंथ कितनी है बच्चों, 67 बिलियन माइल्स। तो यहां से बेटा एक एस्टोनिशिंग फैक्ट निकल कर आता है कि अगर आप अपने डीएनए से अगर आप अर्थ से सन जाना चाहें बच्चों तो इस तरह से एक बार चले गए, इस तरह से एक बार आ गए बेटा, ये हो गई आपकी एक राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप समझ में आ रहा बच्चों, जाना और आना। तो आपके पास इतना डीएनए है बच्चों कि आप धरती से सूरज जो है 600 जो है राउंड ट्रिप जो है वो बना सकते हैं बच्चों। क्या कमाल का फैक्ट है ना बच्चों। आपके पास जो है टोटल इतना डीएनए बच्चों कि धरती से सूरज तक आप उस डीएनए की मदद से 600 जो है राउंड ट्रिप्स बना सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं बच्चों कि विश्वास रखिए अपने कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम पर। बच्चों हमने नर्वस सिस्टम में एनसीईआरटी लाइन भी तो देखी थी, वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट्स में तो बच्चों हम ह्यूमंस जो हैं हम तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं ना बेटा। याद कीजिए पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, हम तो मैमल्स में आते हैं बेटा। उसमें भी प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, हम यूथीरिया में आते हैं बेटा। उसके अंदर भी जो है बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो हम तो बेटा प्राइमेट्स में आते हैं ना बच्चों। प्राइमेट्स में भी जो है बच्चों मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं, होमिनिड्स आते हैं। होमिनिड्स में बेटा होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस में भी निएंडरथल है, क्रो मैग्नन है और मॉडर्न मैन है। तो कमाल की बात देखिए बेटा, इवोल्यूशन की सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम तो बच्चों बिल्कुल लास्ट में आते हैं ना बच्चों। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कितना एडवांस्ड जो है आपका जेनेटिकल सिस्टम है बच्चों, कितना एडवांस जो है आपका न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बस इसी बात से जो है एक छोटा सा मोटिवेशन हम निकाल सकते हैं। जब इतना बेहतरीन सिस्टम कुदरत ने हमें दिया है बच्चों तो क्यों ना इसको प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लें बच्चों। अगर आप इसको प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लेंगे तो नीट में सिलेक्शन जो है वो बेहद आसान है बच्चों। तो यकीन मानिए नीट में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप नीट में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं बच्चों। और हमें ऐसा लगता है वही आपके लिए जो है बेस्ट जो है गिफ्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों का आज के सेशन को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं बच्चों। तो अगली क्लास में हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच बच्चों।